बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो इसमें हम जो वेलोसिटीज का ग्राफ ड्रा करते हैं जिसमें सी ऑन एक्स एक्सिस है, वेलोसिटीज मुख्तलिफ जो हैं लोअर से हायर तक वो सारी एक्स एक्सिस पे हैं, और फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग दैट वेलोसिटी वो वाई एक्सिस पे हमने ली हुई है। तो इस तरह हमारे पास एक ये ग्राफ जो है वो बन रहा होता है। एक मैक्सिमा मिलता है, राइजिंग ग्राफ है मैक्सिमा, उसके बाद फिर फॉलिंग ग्राफ की शक्ल हो जाती है। तो इसी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो शेप है ये क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं एरिया का, कि ये जो इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया है ये सारे के सारा किसको शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। क्योंकि हर पॉइंट जो है इसमें आपका हर पॉइंट जो है वो हर फ्रैक्शन को शो कर रहा है ना। ये वेलोसिटी रखने वाले इतने मॉलिक्यूल, ये वेलोसिटी रखने वाले इतने मॉलिक्यूल, ये वेलोसिटी रखने वाले इतने मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ आ रहे हैं। तो अब वही जिन्हीं हजार अगर मॉलिक्यूल गैस के पास हैं तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूट तकसीम हुआ हुए हैं, कुछ यहाँ इस वेलोसिटी, कुछ इस वेलोसिटी, कुछ इस तरह। लेकिन सारों को अगर जमा कर लिया जाए तो वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि इस जो आपका ग्राफ है इसके नीचे जितना एरिया है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं हाइट। हाइट ऑफ द ग्राफ क्या शो करती है, इसमें ये जितनी पॉइंट हाइट, हाइट का मतलब होता है वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है वही हाइट के साथ रिलेट करेगी ना। तो इसमें कोई भी ये सी वेलोसिटी अगर है तो सी के ऊपर ये जो भी पॉइंट बनता है वो आप लेके जाएंगे वाई एक्सिस पे, तो वो फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। फ्रैक्शन का मतलब ये है कि टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल जो हैं ये वाली वेलोसिटी रख रहे हैं, उसकी रेशो यानी हम बता रहे होते हैं। तीसरा है मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड्स लाइंग विद इन आ रिलेटिवली लिमिटेड रेंज के। ज्यादातर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो एक लिमिटेड रेंज के अंदर अंदर ही आती है। मतलब ये है कि आप देखें ना कि लो वेलोसिटी रखने वाले तादाद भी बहुत कम है और वेरी हाई वेलोसिटी रखने वाली तादाद भी बहुत कम है, और ये जो दरमियान वाली है खास रेंज है, इस रेंज को रखने वाले मॉलिक्यूल की तादाद काफी ज्यादा है। तो यही कह रहा है कि भी जो मॉलिक्यूल्स की मेजॉरिटी है वो एक रिलेटिवली छोटी वेलोसिटी है, जैसे ये ज्यादातर मॉलिक्यूल की तादाद ये मैक्सिमम है, और ये यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म है, एक लिमिटेड रेंज के अंदर अंदर ये ज्यादातर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटीज की जो आपकी टाइप्स हैं तीन हम डिस्कस करते हैं, एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक एवरेज और एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी हम कहते हैं कि अब मॉलिक्यूल्स तो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं मुख्तलिफ वेलोसिटीज के ऊपर, लेकिन वो वाली वेलोसिटी जो ज्यादातर मॉलिक्यूल के पास है। अब ज्यादातर मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन, ये जो पीक आपके पास है ग्राफ है इसका जो अंदर जो मैक्सिमम पॉइंट है यानी पीक इसकी जो है वो है जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन को शो कर रही है। इस पीक के लिहाज से जो नीचे आप जाएंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो वेलोसिटी सी बनेगी उसको हम नाम देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी द वेलोसिटी possessed by the large number of molecules is called most probable velocity। ठीक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राफ की जो शक्ल है वो पैराबोलिक है नियर द ओरिजिन। स्टार्टिंग में वो पैराबोलिक की शक्ल में है और जब वो मैक्सिमम से गुजर के नीचे आती है तो डिक्रीज रैपिडली वो डिक्रीज होती है। यानी ग्राफ आपका इस तरह जो राइज हो रहा है तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा होता है। ठीक है, और जब ऊपर से वापस आता है तो फॉलिंग उसकी बड़ी रैपिड है। तो T1 टेम्परेचर पे भी यही शक्ल है और T2 टेम्परेचर पे भी यही फॉर्म है। तो ये नहीं, ग्राफ का वो बता रहा है कि राइजिंग जो है वो स्लो है और फॉलिंग बड़ी फास्ट है। इसकी वजह क्या है, तो उसका आंसर हम ये देते हैं कि जनाब जो स्टार्ट है उसके ऊपर जो दो फैक्टर है ना आपके फार्मूले में, अगर आप देखें तो ये आपके पास फार्मूला था उसका फ्रैक्शन का ना, मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेलोसिटीज का। इसमें अब सी दो जगह है, एक सी स्केयर की शक्ल में है और एक ये ई की पावर में भी सी स्केयर की शक्ल में। अच्छा, ये जहां पे जो सी स्केयर है ये तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ये जो पावर में सी स्केयर है माइनस की वजह से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो यानी दो फैक्टर है, एक उसका सी स्केयर
कि वो यानी ये फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल सी स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक वो ई की पावर के है, और ई की पावर के अंदर आप सी स्केयर को देखें तो वो इनवर्स में 1/c² बनता है। तो फ्रैक्शन यानी ई की पावर 1/c² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या सी स्केयर देखेंगे तो उसके इनवर्सली है। ठीक है, तो दो फैक्टर बिल्कुल अपोजिट वर्क कर रहे हैं, सी स्केयर डायरेक्टली है और यहाँ पे ई की पावर में जो सी स्केयर है वो इनवर्सली है। तो हम कहते हैं जी कि जब आप वैल्यूज पुट करते हैं लो वेलोसिटीज वाली, सी की वैल्यू छोटी होती है, जब वो वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर हमारा जो फैक्टर जो सी स्केयर वाला है वो डोमिनेंट होता है। इस वजह से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही बिहेवियर शो होता है कि जैसे जैसे सी बढ़ता जा रहा है उधर से फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो एक राइजिंग ग्राफ हमारे पास आ रहा होता है। ठीक होगा। और दूसरी बात रही कि वो पैराबोलिक शेप यानी स्लो राइजिंग है, तो उसकी वजह ये है कि ये दोनों जो पावर्स है ना, ये भी सी स्केयर है, ये भी दोनों की पावर सेम है और इफेक्ट एक दूसरे के उल्ट है। ठीक हो गई। तो हम कहते हैं कि ये वाला जो फैक्टर है उसकी जितनी वैल्यू आ रही है उसको कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस कैंसिलेशन की वजह से वो सी स्केयर फिर अपना फुल जो उसका आंसर आना चाहिए वो शो नहीं कर पाता, बल्कि थोड़ा आंसर शो कर पाता है। इस वजह से हमारा जो ग्राफ है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज हो रहा होता है। ठीक हो गई। अच्छा, जब ये फॉलिंग है नीचे की तरफ आ रही है वापस, ठीक हो गई, तो उस वक्त आप दे उस वक्त हमारा जो एट एंड है वो ई की पावर -mc² और 2RT वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेट करता है। ठीक हो गई। डोमिनेट करने का मतलब ये है कि इसकी वजह से आंसर जो ग्राफ वो ज्यादा एक्सप्लेन होता है। किस तरह के देखे ना, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक होगा, तो जितना सी बड़ा होगा वो स्केयर होके उतनी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो डिवाइड होके वो आंसर को उतना छोटा कर देगा। ठीक हो गया। तो इस वजह से फिर वो जो आपकी फ्रैक्शन की जो है वो वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, सी बड़ा होता जा रहा है और ये फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल की वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है इस फैक्टर की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि एंड के ऊपर ये वाला एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है, और उसी की बेस पे ही हम इस ग्राफ की शेप को आसानी से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है टेम्परेचर का इफेक्ट ना, कि टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वगैरह तो बढ़ जाएगी, स्पीड्स बढ़ जाएंगी, वो तेजी से मूव करेंगी, तो फिर जो ग्राफ होगा वो थोड़ा हायर वैल्यूज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी लो वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल की तादाद और कम हो जाएगी और हाई वेलोसिटी रखने वाले मॉलिक्यूल की तादाद पहले से ज्यादा हो जाएगी। ये नीचे वाला ग्राफ लो टेम्परेचर का है और ऊपर वाला हाई टेम्परेचर का है, तो हाई रखने वालों की तादाद पहले से ज्यादा, लो वालों की पहले से भी कम हो गई। ठीक है, और ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो भी थोड़ी हायर वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। पहले वो यहाँ पे थी, लो वेलोसिटी थी, अब वो हाई वेलोसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ तादाद उसकी कम हो गई है, यानी हाइट जो है वो नीचे आ जाती है ना थोड़ी, क्योंकि अब आपके मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी की तरफ तकसीम हो गए ना, यानी यहाँ से आगे ज्यादा रेंज की तरफ चले गए, उनकी जो यानी ग्राफ की जो रेंज है वो बढ़ गई है पहले की निस्बत से। तो इस वजह से अब मॉलिक्यूल जब हाइट की शिफ्ट होंगे तो फिर ये वाले मॉलिक्यूल की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए हाइट ऑफ द पीक जो है वो पहले की निस्बत से कम हो जाती है। ठीक हो। तो टेम्परेचर के इफेक्ट में एक पॉइंट तो ये आपने बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा ग्राफ जो है वो हायर वेलोसिटीज की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लो रखने वालों की तादाद और कम, हाई रखने वालों की और ज्यादा। ठीक हो गया, और ज्यादा वाइड रेंज ऑफ वेलोसिटीज में हमारा ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं इसके अंदर के इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्लैटन द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को उसने फैला दिया, हाइट कम कर दी है। ठीक है, हाइट उसने इसकी ये हाइट नीचे कर दी है और इधर से उसने फैला दिया है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं कि उसने ग्राफ को फ्लैट कर दिया, फ्लैटन बना दिया। अच्छा, दूसरा फैक्टर इसमें भी आप देखें ना, अगर टेम्परेचर के हवाले से भी देखें तो वो भी इसी शेप को ही यानी स्लो राइजिंग और रैपिड फॉलिंग को ही जस्टिफाई करता है। किस तरह, कि इसी जो आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में टेम्परेचर भी दो जगह पे है, एक यहाँ पे है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है, और एक यहाँ पे है जो माइनस की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल शो कर रहा है। ठीक हो गया, कि फ्रैक्शन टी के इनवर्स टी की पावर 3/2 के वो इन्वर्सली है, और टी की ई की पावर टी हो तो उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस फॉर्म में। ठीक है, ये वाला टी की पावर 3/2 के वो इन्वर्सली है, और एंड पे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डोमिनेट होता है, तो उसमें जो टी की पावर 1 ही है
तो वो माइनस की वजह से नीचे था पहले, तो माइनस की वजह से हमने उसको ऊपर कर लिया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ई की पावर टी जो है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब दोनों ये भी अपोजिट काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ को इस तरह एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्टार्ट के अंदर आप देखें ना कि वो इनवर्स टी के इनवर्सली है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन को कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही हुआ कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पहले से मॉलिक्यूल की तादाद कम हो गई और वो आगे की तरफ मूव कर गए, ठीक है। और लास्ट में आप कह रहे हैं कि जी हायर वैल्यूज के ऊपर टी के वो डायरेक्टली है कि टी बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन बढ़ जाएगी। तो यही हुआ कि पहले ये फ्रैक्शन कम थी इस हाई सी की वैल्यू के ऊपर, इस सी की वैल्यू के ऊपर पहले टी वन टेम्परेचर पे वैल्यू कम थी, लेकिन टू टेम्परेचर पे वैल्यू फ्रैक्शन की ज्यादा हो गई। तो ये वाली चीज जो है एंड वाली सिचुएशन को बेहतर एक्सप्लेन कर रही है, और ये इनवर्सली वाला जो रिलेशन है वो स्टार्ट वाले को बेहतर एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें भी दोनों चीजें उसी तरह वर्क कर रही है जैसे वो सी स्केयर में दो थी, एक डोमिनेट पहले था, एक दूसरा डोमिनेट बाद में होता है, ठीक हो गए। और लास्ट एक पॉइंट इसमें है हैवी गैस के हवाले से, कि अगर गैस की मास को बढ़ा दे तो उसमें हम सिंपली ये कहते हैं कि सर जो मालिक्यूल्स हैं, एक ही टेम्परेचर, हम टेम्परेचर तो एक ही दे रहे हैं सबको, एक की मास 10 है, एक की मास 50 है, तो जाहिर बात है जो 10 वाले हैं वो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे, जब उतनी हीट उनको मिलेगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक होगी। और जो दूसरे हैं आपके जो हैवी मास वाले हैं, वजनी मालिक्यूल्स हैं, तो जाहिर बात वो उसी टेम्परेचर के ऊपर इतने ज्यादा तेजी से मूव नहीं करेंगे जितनी तेजी से वो हल्की मास वाले करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि मास जो है जितनी कम होगी तो मालिक्यूल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ भाग रहे होंगे, और लेकिन मास ज्यादा होगी तो फिर वो इतनी ज्यादा वेलोसिटी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये जुमला लिखा हुआ है कि हैवी गैस हैज अ नैरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स देन अ लाइटर गैस, कि लाइटर की निस्बत हैवी गैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड की है वो बहुत कम होती है, तंग होगी। इसका मतलब यही है कि हैवी गैस होगी ना तो यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ और साथ ही यहाँ पे पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा वेलोसिटीज वो अचीव नहीं कर सके ज्यादा मास की वजह से, लेकिन जो लाइटर मास वाले हैं वो ज्यादा वेलोसिटीज भी हासिल कर लेते हैं, तो इस वजह से उनका ग्राफ फिर जब राइज होता है तो वो फॉल बड़ी आगे जाके नीचे आता है, वो फौरन से नीचे नहीं आता, तो उसकी जो रेंज होती है वो बढ़ जाती है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है सिग्निफिकेंस के हवाले से। इसमें ये आपका ना एमसीक्यूज के हवाले से ये पूरे का पूरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, और एमसीक्यूज के हवाले से ये जो 7-8 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, एरिया का, हाइट का, मेजॉरिटी होगी, फिर अब उसकी शेप ऑफ द कर्व हो गया, स्टार्ट में कुछ है एंड पे कुछ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जिक्र आ गया, टेम्परेचर का इफेक्ट का जिक्र आ गया, टेम्परेचर के हिसाब से ग्राफ बता दिया कि स्टार्टिंग में कैसे बाद में कैसे, फिर टेम्परेचर की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का फ्लैट होना आ गया, और फिर लास्ट में हैवी गैस का और लाइटर गैस का क्या फर्क है। तो ये सारे पॉइंट आपके शॉर्ट में इकट्ठे हो जाएंगे, और एमसीक्यूज में हर एक को अलग अलग जो है वो एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, तो इसका हर एक का आपको आइडिया होना चाहिए ताकि एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो सके।